सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। सब लोग कैसे हो? बढ़िया हो? तो आज लेक्चर 4 है केमिकल काइनेटिक्स का। तो अभी तक हम लोगों ने एवरेज रेट के बारे में, इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। रेट एक्सप्रेशन भी निकालना सीख लिया था, उसके ऊपर न्यूमेरिकल अभी करना है, ठीक है, करवाएंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, क्योंकि हमारा मेजर जो पार्ट है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर वैसे है नहीं सिलेबस में, बट पढ़ाएंगे। सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में मदद देगा। और अब शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो आज जो हम लोग अपना लेक्चर शुरू करेंगे ना, वो शुरू करेंगे एक छोटा सा 11th का टॉपिक था, पहले वहाँ से शुरू करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ याद बात है इसके बारे में? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता था कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, at any instant जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो जैसे मान लो ये ए हो और ये मान लो कोई बी हो। ए और बी से मान लो कोई हमें क्या मिल रहा था? प्रोडक्ट। यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्री मान लो N1 था और इसका मान लो कितना था? N2 था, ठीक। तो ये कहता है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रेट होता है हमारा, वो रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के, रिएक्टेंट के क्या? एक्टिव मासेस। अभी एक्टिव मासेस बताएंगे क्या होता है। रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के स्टोइकियोमेट्रिक पावर को उनकी पावर में डालो और मल्टीप्लाई करो किसके साथ में? जो दूसरे वाला रिएक्टेंट है उसके एक्टिव मास को, और उसकी पावर क्या डाल दो? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इन दोनों के प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट एनी इंस्टेंट ऑफ द रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक। ये क्या होता था? लॉ ऑफ मास एक्शन होता था। एक हमें टर्म कंफ्यूज करता है बार बार, एक्टिव मास। तो याद रखना, वेग सर ने, जिन्होंने इसको दिया था, उन्होंने क्या किया था? मोलैरिटी जो मोल पर लीटर होता था ना हमारा, उसकी जगह पे एक्टिव मास का वर्ड यूज़ किया था। एक्चुअल में जो एक्टिव मास होता है ना, वो ब्रॉड टर्म होता है। एक्टिव मास को अगर मुझे तुम्हें समझाना हो तो इस तरीके से, ये आ गया है ना समझ में, उसको साथ में नोट करते रहना, ठीक है। तो एक्टिव मास जो होता है हमारा, एक्टिव मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, या फिर मोलैलिटी के, या मोल फ्रैक्शन के। तो मान लो मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, हटाओगे यहाँ से तो एक कोई कांस्टेंट आएगा F इंटू क्या हो जाएगा? मोलैरिटी। सेम एक्टिव मास अगर मोलैलिटी के टर्म में लिखना हो तो एक्टिव मास जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के भी, तो इसको हटाओगे डायरेक्टली गामा इंटू मोलैलिटी। और फिर एक्टिव मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इंटू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो F, गामा एंड R, ये तीनों जो होते हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट। R एक्टिविटी कोफिशिएंट। और किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इन्हीं एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, यही जो ये सब एक्टिविटी कोफिशिएंट है ना, इनकी वैल्यू कितनी होगी? 1 के बराबर। तो 1 में इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्टिव मास एक्चुअल में बन क्या जाएगा? फिर मोलैरिटी ही तो बन जाएगी। तो आज के टर्म में हम लोग इसी मोलैरिटी को ही यूज़ करते हैं किसकी जगह पे? एक्टिव मास की जगह पे। एक्टिव मास उन्होंने टर्म दिया था, बट एक्चुअली हम लोग इसको यूज़ किसकी तरह कर सकते हैं? कंसंट्रेशन के टर्म की तरह यूज़ करते हैं मोलैरिटी। मतलब 1 लीटर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। मोलैरिटी क्या होती है हमारे पास में? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन किसमें? लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर। ये क्या होती है हमारे पास में? मोलैरिटी होती है, ठीक। कंसंट्रेशन के टर्म है, वैसे ये सारे हैं बट यूज़ हम लोग मोलैरिटी को कर रहे हैं, ठीक है। अब समझो,
अब नॉर्मली क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन हमें बता तो दिया कि जो रेट होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास में इन्वॉल्व थे, ठीक, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें H2O2 का डिकम्पोजिशन, तो होगा क्या, H2O2 के दो मॉलिक्यूल्स अगर टूटेंगे तो H2O में जाते हैं और किस में जाता है, O2 में जाता है, ठीक है, बैलेंस कर लो। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो हमारा रेट होता है, रेट अगर H2O2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, होना तो यही चाहिए ना, मतलब जिस तरीके से हमारा ये चल रहा है रिएक्शन, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन, उसने क्या कहा है, लॉ ऑफ मास एक्शन यही कहता है कि जो रेट होता है हमारा वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेज़ टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इस H2O2 के कंसंट्रेशन को दुगना करते हैं, अगर मान लो इसकी कंसंट्रेशन x थी, इसकी कंसंट्रेशन मान लो कितनी थी x, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन को हम दुगना करते हैं तब तो रेट जो हमारा होना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए, 4 टाइम्स। जाहिर सी बात है, मतलब हम लोग तब यहाँ पे लिखते कि जो नया r डैश है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए किसके, 2x स्क्वायर के। तो ये हुआ x, ये हुआ ये, तो यहाँ से हम यही कहेंगे ना r डैश जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा किसके, r के। अगर इसी को हम 3 टाइम्स कर देते हैं इसके कंसंट्रेशन को, तो 3 का स्क्वायर 9, मतलब रिएक्शन तुम्हारी कितनी टाइम हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी। बट ऐसा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी नहीं किया गया, तो एक्सपेरिमेंटली जब इसी चीज़ को देखा गया तो ऐसा कहा गया कि अगर H2O2 को तुम डबल करते हो ना तो रिएक्शन रेट भी डबल ही होता है, 4 गुना नहीं हो जाता है। अगर तुम H2O2 का कंसंट्रेशन ट्रिपल करते हो तो कितना हो जाता है, रिएक्शन रेट भी ट्रिपल हो जाता है, ना कि 9 टाइम्स हो जाता है। मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, ठीक। तो एक टर्म आया था फिर हमारे पास में, नया इंट्रोड्यूस कराया गया था, नया कॉन्सेप्ट, वो क्या था, रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या था, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन ये बोलता था कि जो हमारे पास में रेट होता है ना, रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसी रिएक्शन को उठाते हैं, N1 हो गया, N1 इंटू क्या था यहाँ पे, A था, प्लस N2 B गिव्स आउट क्या, प्रोडक्ट, यही तो था रिएक्शन जो हम लोगों ने लिया था। तो ये बताया कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A की कंसंट्रेशन इंटू किसके, B के कंसंट्रेशन। बट इनकी पावर या तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो सकती है या तो फिर नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया अल्फा भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, बीटा हो सकता है। और अल्फा एंड बीटा मे और मे नॉट बी इक्वल टू N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली, मतलब इन दोनों के इक्वल नहीं हो सकता या हो भी सकता है। क्लियर है ना। तो ऐसा नहीं है कि तुम बोल दो लॉ ऑफ मास एक्शन तब तो गलत था, वो गलत नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझो। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन यहाँ तक समझ में आया है। और तो पहले इतना नोट कर लो, ठीक। अब इसको इरेज करते हैं, यहाँ से इरेज करने के बाद अब देखो इसे समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़े एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे एक पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो NO2 है, ठीक है। NO2 को हम लोग F2 के साथ में मान लो रिएक्शन कराता है, ठीक। तो ये हमारे पास में बना क्या, ये बन जाता है NO2F, ठीक। तो उस हिसाब से होना क्या चाहिए, एक मिनट, तो क्या हाँ ये NO2 और F2 रिएक्ट करके क्या बना है, 2NO2 प्लस F बना है। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम लोग चलें, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो बोलेंगे कि जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, NO2 के स्क्वायर के, और F2 की पावर कितना, F2 का आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना, 1। इसका मतलब हुआ कि लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से जो रेट होगा, अगर NO2 का कंसंट्रेशन हम लोग डबल करते हैं तो रिएक्शन रेट को क्या होना पड़ेगा, 4 टाइम्स। अगर इसको ट्रिपल करते हैं
9 टाइम्स होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। बट फिर एक्सपेरिमेंटली क्या आया, ये इनका काम बना ही नहीं। मतलब क्या हुआ, अगर NO2 का डबल किए तो भी रेट का क्या हो रहा है, डबल ही हो रहा है। अगर मान लो F2 का कांस्टेंट रख रहे हैं तो बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी तो पावर 1 ही ना, उसको डबल करो डबल ही होगा, ट्रिपल करो ट्रिपल ही होगा। और यहाँ पे अगर 3 टाइम्स किए तो भी कितना हुआ, 3 ही टाइम्स हुआ। मतलब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर NO2 का कंसंट्रेशन तुम डबल करते हो तो रेट भी क्या होगी, डबल। ट्रिपल करते हो तो क्या होगी, ट्रिपल। मतलब NO2 की पावर कितनी हो रही चाहिए, यहाँ पे 1 ही होनी चाहिए। और F2 की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। ठीक, तो ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो ये वाला जो चीज़ है वो क्या इससे मैच कर रही है, आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं मैच कर रही है। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटली जो वेरीफाई करके हम लोग एक्सप्रेशन लाए थे ना, उसी को हम लोगों ने कहा था क्या, रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसी को हम लोगों ने क्या कहा था, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहा था। और इसी के बारे में हमें पूरा का पूरा भी डिटेल में आगे पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार प्रोपोर्शनैलिटी को भी हटा के देखते हैं, आता क्या है हमारे पास में। Experimentally determine quantity time। आज ज़्यादा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं ना, कुछ करना पड़ रहा है यार, सिलेबस थोड़ा स्लो है ना, इसीलिए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके ना वीडियोस लेक्चर के थ्रू। अगर बोर हो रहे हो तो बताओ। अभी कुछ करने का मन नहीं है कि बाकी गाना वाना सुनाए, मज़ा नहीं आएगा। आज सोच रहे थे इसको पूरा का पूरा ख़त्म कर लेता है। ठीक है, ऑर्डर हो गया हमारे पास में। ठीक, अदरवाइज़ फिर वीडियो की लेंथ वही फिर कल वाला फिर से बताना पड़ेगा, इसीलिए। ठीक है, आराम से पढ़ लो, थोड़ी दिन की दिक्कत है प्लीज़। अब समझो, यहाँ तक क्या पढ़ रहे थे हम लोग, रेट। तो अगर यहाँ पे हम बोलें कि अगर मान लो कोई एक इक्वेशन था हमारे पास में, A था प्लस B था, ये गिव्स आउट मान लो प्रोडक्ट था, तो अगर ये मान लो N1 था, ये मान लो N2 था, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के हिसाब से जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, A इंटू B की पावर अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा या N1 या N2 के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करके हम लोग यहाँ पे इसकी पावर लिखते हैं। अब देखना, ये जब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, ठीक, यहाँ से जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक टर्म आता है K इंटू A की पावर अल्फ़ा कर दो एज इट इज़, और यहाँ पे B की भी पावर कितना कर दो, बीटा एज इट इज़ K। ये जो K होता है इसको हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। चाहे रेट कांस्टेंट बोलो, चाहे फिर इसको वेलोसिटी कांस्टेंट बोलो, या इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, तीनों में से किसी भी नाम से बोलो। सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो यही है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेट कांस्टेंट करता क्या है, जैसे हम लोगों ने आपको बताया था ना, कल हम लोग पढ़े थे कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है ड्यू टू कोलिजन, याद है ना, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती थी। ठीक, तो अब थोड़ा सा अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट मतलब के कांस्टेंट, ध्यान से समझना। रेट कांस्टेंट की खासियत होती है कि इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट, its value is constant for a particular reaction at a given condition। मतलब टेम्परेचर फिक्स्ड हो, टेम्परेचर कैसा हो मेरे पास में, फिक्स्ड हो। ठीक, तो इसकी वैल्यू कैसी होती है, हमेशा फिक्स ही होती है। मतलब कोई भी अगर पर्टिकुलर रिएक्शन, जैसे मान लो A प्लस बी गिव्स आउट X प्लस वाई था हमारे पास में कोई पर्टिकुलर रिएक्शन, और किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसकी जो वैल्यू होगी ना, K की वैल्यू हमेशा क्या होगी, फिक्स ही होगी। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ। अब अगला तुमसे कहता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं,
अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब टेम्परेचर के साथ में के की वैल्यू क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है, ठीक। और यूनिट ऑफ जो रिएक्शन होता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और अभी बताएंगे इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है हमारे पास में, ठीक। तो इतना नोट भी कर लेना आप लोग और इसको इरेज कर देते हैं।